हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है लीगल प्रारंभ में। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके कुछ डिफिनीशन क्लॉज देखेंगे एंड देन हम अपने कुछ केस लॉज भी देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। The act was passed by the British India is based on the principle of English common law। ये एक्ट जो था वो ब्रिटिश लॉ के द्वारा गवर्न किया गया था। द एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश कॉमन लॉ। इस एक्ट को ब्रिटिश इंडिया द्वारा पास किया गया था जो इंग्लिश कॉमन लॉ के थ्रू था। द एक्ट इज़ एप्लीकेबल ऑफ द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि हम जानते हैं, अब जो ये एक्ट है वो होल इंडिया में एप्लीकेबल होगा और साथ में ही जम्मू कश्मीर राज्य पर भी अब एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं द एक्ट कम इफेक्ट ऑन द 1 सितंबर 1872 एंड अप्लाई द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। ये जो एक्ट था वो आया था 1 सितंबर 1872 को इफेक्ट में आया था। तो ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी और ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डिफिनीशन अंडर दिस एक्ट। तो सबसे पहला डिफिनीशन है प्रपोजल। व्हाट इज़ अ प्रपोजल, जिसको कहते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है? जैसे कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाई, जो कि आता है प्रस्ताव। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्ताव होता क्या है। इंग्लिश में बोले तो प्रपोजल। प्रपोजल मतलब when a person signify to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view of obtaining the assent of the such act or abstinence, he said to be make a proposal। जैसा कि जब कोई एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहता है और अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है या देता है कि ऐसे कार्य की प्रवृत्ति के प्रति उसकी उसकी या अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वो प्रस्थापना कहलाता है। मतलब अपने स्वेच्छा अनुसार अगर वो अपनी विलनेस देता है या कुछ करने या ना करने से एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग करता है तो वो प्रपोजल होता है। अगला हम देखेंगे एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है सेक्शन 2B में डिफाइन होता है एंड इसके कुछ तत्व हम देखते हैं कि व्हेन अ पर्सन होम द प्रपोजल मेड, जो पर्सन जिसके द्वारा प्रपोजल को बनाया गया है, जिसके द्वारा प्रपोजल को बनाया गया है, क्या है? द पर्सन होम द प्रपोजल इज मेड, जिसके लिए प्रपोजल को बनाया गया है। सिग्निफाई हिज एसेंट, वो अपनी एसेंट को सिग्निफाइज करता है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब प्रपोजल को बोला जाएगा वो एक्सेप्टेड हो गया। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम ए प्रॉमिस, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो इसे कहेंगे प्रॉमिस। और इसमें दूसरा टर्म देखेंगे द पर्सन हु मेक द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। जो पर्सन को द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर, जो पर्सन वो प्रपोजल को बनाता है उसको कहते हैं प्रोमिसर। एंड द एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, पर्सन जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को उसको कहते हैं प्रोमिजी। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। इसमें कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं कि प्रोमिसर क्या होता है, प्रोमिजी क्या होती है, तो इसको आप लोग एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसा कि जानते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच इज एन एग्रीमेंट। इन सिंबल वर्ड एग्रीमेंट प्लस इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अगला जो हमारा आता है वो है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? 2G में होता है वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है उसे कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। और यहीं देखते हैं कि कोई ऐसा एग्रीमेंट को पार्टीज़ के बीच जो लॉ को प्रिवेल नहीं करता है, लॉ को वायलेट करता है, तो उसे ऐसे एग्रीमेंट को हम कहेंगे ये वॉइड एग्रीमेंट है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आती है वो कॉन्ट्रैक्ट। आपसे हमेशा पूछी जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अंडर ये किस में है? ये सबसे पहले 2H में इसको डिफाइन किया गया था। 2H में आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। आप सिंपल वर्ड में लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, मतलब एनी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट।
तो लेट्स अब हम देखते हैं एक अगली डेफिनेशन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more parties but not the option to others। तो इसमें कहता है वह करार जो उसके पक्षकारों या एक से अधिक विकल्प पर हो, विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों का विकल्प पर नहीं हो, शून्यकर्णीय संहिता है। तो इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पे, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हैं, एट द ऑप्शन वन और मोर पार्टीज, उस ऑप्शन पे वन और मोर पार्टीज, बट नॉट ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, ऑप्शन ऑफ अदर और अदर, मतलब ये जो है वन और मोर पार्टीज के लिए है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स एंड अदर, मतलब जिस पार्टी के लिए इसको बनाया गया उसी पार्टी के लिए ये है, उसमें अदर पार्टीज नहीं जुड़ सकती हैं। तो अब हम चलते हैं कि इज़, अगला क्वेश्चन है हमारा, इज़ एवरी एग्रीमेंट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन जो आता है, क्या सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम टच करने वाले हैं कि एवरी एग्रीमेंट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल एग्रीमेंट, कि सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़। तो ये क्वेश्चन जो हम राइज होते हैं कि एवरी एग्रीमेंट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, क्या सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसको देखते हैं, नो, एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट टू बी बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव लीगल ऑब्लिगेशन। जैसा कि आप जानते हैं एन इन 2H में हमने पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर वो लॉ को इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट अगर वो एग्रीमेंट लॉ को वायलेट करता है, लीगल ड्यूटी को वायलेट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब अगले टॉपिक में देखते हैं, एन एग्रीमेंट कैन बी सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन। अब सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन में क्या होता है कि एन एग्रीमेंट गिविंग राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन इज़ अ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट गिविंग राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और नॉट कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और ये 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हम देखते हैं कि ये है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज को टुगेदर द सिनेमा और फॉर अ वॉक फॉर अ डिनर इज एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर एंड कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर वो कहता है कि मान लीजिए ये बी से कहता है कि हम लोग कल सिनेमा देखने जाएंगे, तो ये एग्रीमेंट वो कर देता है, बट ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक सोशली कह देता है कि हम कल सिनेमा देखने जाएंगे या कल हम डिनर पे जाएंगे या कहीं घूमने के लिए वॉक पे जाएंगे, इसको सोशल नेचर में आप इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको आप कवर नहीं कर सकते हैं। और अगला आता है हमारा डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कई सारे रिलेशन होते हैं कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड ने कहा कि कल मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊंगा या कल मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा, तो इसके लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आके इसमें उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते कि इसने मेरा एग्रीमेंट का वो खंडन किया है या कॉन्ट्रैक्ट का, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब अगले टॉपिक में हम आते हैं जो हमारा है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है। सोशल ऑब्लिगेशन तो हमने खत्म कर दिया, अब हम लीगल ऑब्लिगेशन पे आते हैं। तो एग्रीमेंट गिविंग राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन इज कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18, मतलब लीगल एग्रीमेंट गिविंग राइज इनटू, ये क्या कहता है, एग्रीमेंट गिविंग राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये अगर कोई करार करता है, ये जो है वो पी से कोई करार करता है और लीगल ऑब्लिगेशन और सारी कंडीशन जो है वो कंडीशन जो है फुलफ़िल होती हैं, सारी कंडीशन को वो फुलफ़िल करता है, और उसके बाद अगर बी ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देता है, तो ये इसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि इसको मतलब लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि इसको ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। मतलब ये लॉ द्वारा इससे कवर्ड, मतलब अपना वो फुलफ़िल करवा सकता है। मान लीजिए अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, ये जो पर्सन है वो अपनी बाइक बेचता है बी को, बाइक बेचने का उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है
कि मैं तुम्हें 20,000 में अपनी बाइक बेचूंगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। व्हेन बी इसको इसकी अमाउंट दे देता है, बट ये इसको रिफ्यूज़ कर देता है, देन बी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके लिए सूट फाइल करेगा और अपना जो भी है लीगल ऑब्लिगेशन उसका, मतलब उसकी जो लीगल ड्यूटी है वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए वो उसको सूट कर सकता है। और ये इसकी एक ही भी ड्यूटी है कि वो अपनी कंडीशन फुलफिल करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो यही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आता है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट्स एवर, ये आता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट होंगे, ठीक है, बट इसमें क्या कहता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसे डोमेस्टिक कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है अगर, तो वो जो है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें एग्रीमेंट होगा, उसमें सारे एग्रीमेंट फुलफिल होंगे, बट ये नहीं ज़रूरी है कि सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो है कवर हुए हैं एसेंशियल। सो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।